तो जो दिस होगा वो बदलता है, वो उसकी फॉर्म बदलती जाती है, वो कंप्लीटली बदल चुका होगा। मतलब चाहे कीबोर्ड जितने भी हों, ये है और ये है, ये सारे दिसनेस की वजह से फर्क होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक खासियत होती है सब में सेम है, उसको सचनेस कहते हैं कि ये इसकी तरह होता है, फिर वो इसकी तरह होता है, इसकी तरह होता है। जो सचनेसेस हैं जितने, उनको हम फॉर्म कहते हैं, वो यूनिवर्सल्स भी हैं। सही। और जो दिसनेस है वो पर्टिकुलर एंटिटी है। ठीक है। और यहाँ आपने कहा था एरिस्टोटेलियन टर्म्स। हाँ, तो जो फॉर्मल कॉज है वो समझ लें कि यूनिवर्सल की जो कॉम्बिनेशन है एक पर्टिकुलर जगह पे, वो उस ऑब्जेक्ट की जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, जिस चीज़ को हम जानते हैं, वो उसकी एक फॉर्मल कॉज है। उन तमाम फॉर्म्स के अलावा जो एक मैटर है वो उसकी मटेरियल कॉज है। ठीक है। यहाँ पे मैटर दो तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एलिमेंट वाले लफ्ज़ को मैटर के तरीके से इस्तेमाल किया गया जाता है नॉर्मली, कि पत्थर है, लकड़ी है, क्या है, इस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, उस तरह करते हैं। लेकिन मैटर प्योरली वो नहीं होता। मैटर जिसको हम कह सकते हैं वो एक्चुअली प्राइम मैटर होता है। एक प्राइम मैटर उसके अंदर फॉर्म आते हैं, तो वो उसको एक शेप देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस के अंदर उसको चलाते हैं, उसको हम हाइलोमॉर्फ कहते हैं, जिसमें मैटर और उसकी कॉम्बिनेशन होती है। तो उसमें जो फॉर्म आए हैं वो उसके मौजूद होने की एक फॉर्मल कॉज है, उसके एग्जिस्ट करने के लिए। जो उसमें मैटर इस्तेमाल हुआ है वो मैटर उसका मटेरियल कॉज है, जिसने उसको बनाया है वो उसका एफिशिएंट कॉज है, जो इमीडिएटली जिसके जरिए से उसको कुछ चीज़ मिली। अब इमीडिएट कॉज जो है वो शख्स भी हो सकता है, कोई और मैकेनिकल सोर्स भी हो सकता है, कोई फोर्स भी हो सकता है। तो जो आखिरी कॉज है उसको हम कहते हैं फाइनल कॉज, या इल्लत अर्बाई कहते हैं। सॉरी क्या कहते हैं? फाइनल कॉज। कौन तो आपने दूसरा लफ्ज़ क्या कहा? इल्लत अर्बाई। इल्लत अर्बाई। इल्लत मादी होता है, इल्लत सूरी होता है, ये वाला बताने क्या होता है, ये फिर इल्लत अर्बाई। ठीक है। तो पर्पस होता है, क्यों इसका पर्पस कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जो चौथा, इन चारों को अगर हम मिला के देखते तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं नजर आती कि क्या है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर हम किसी कोई ऑब्जेक्ट को लें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो अगर हमने इसको इसी को डिस्क्राइब करना है इन चारों कॉजेज में, जिस ताकि मुझे ज़्यादा समझ आए, तो हम ये किस तरह करेंगे? जिस तरह फाइनल कॉज नहीं बोल चुके हैं दो कि मतलब इसकी फाइनल कॉज होगी कि द पर्पस इज कंफर्ट स्पेशली क्लियर, ठीक है। इसकी एफिशिएंट कॉज है जो भी कारपेंटर है जिसने बनाया है, ठीक है। फॉर्मल कॉज ये है जिस तरह इसकी लेंथ, डेप्थ, जो भी। तो इसकी मटेरियल कॉज इज द वुड और जो भी बीच में ये सारी चीजें हैं, और फिर वो सारी मिला के कॉजेज चेयर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये वो सारे हुए। अब एक वर्ड टर्म है जिसको हम कहते हैं, अच्छा एक सॉरी, और मैं आपसे चीज़ पूछती हूँ कि ये जिस तरह ये सारी डिवाइड हुई हुई है, तो ये कहाँ से ये टर्म्स शुरू हुए हैं? जिस तरह ये सचनेस एंड दिसनेस आपने कहा था अरिस्टोटल ने डेवलप किए या जो भी, ये पूरा स्ट्रक्चर अरिस्टोटल का है। किस चीज़ का? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना कॉजेस का, हाँ जी, ये अरिस्टोटल का है। ये सारे अरिस्टोटल का, ठीक है। कि दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स कि हाउ पीपल अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस। ठीक है। क्योंकि प्लेटो का ये है कि एक्चुअली फॉर्म है और हम और फॉर्म्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम फॉर्म्स की एक रिफ्लेक्शन है। फॉर्म्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ उसकी एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपने जानना है कंप्लीटली कि कोई चीज़ क्या है, तो आप उसके लिए
लॉजिक सीखते हो और मैथमेटिक्स वगैरह सीखते हो तो उनकी फॉर्मल और करीब तरीन जो शेप्स हैं, शक्ल हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आप लेते हैं जो कि कभी डिनाई ना हो सके, तो यू कीप नाउ हमेशा कांस्टेंट। उसके लिए दो अलग आलम चाहिए, इसमें एक फॉर्म इस तरफ से अलग से देखते हो, फॉर्म को मैट्रिक को यहाँ पे रख के देखते हो। उसके यहाँ बहुत क्लियर डिवीजन है कि यहाँ प्राइम मैटर है, जो दिख रहा है वो ये है, ये असल में नहीं है। अगर ये असल में है तो यहाँ नहीं है, यहाँ जितना कुछ है वो सिर्फ प्राइम मैटर है और कुछ नहीं। तो रसूल कहते हैं कि यहाँ पे प्राइम मैटर नहीं, दोनों मिक्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे है। तो इसके साथ साथ एक हमारे पास लफ्ज है जिसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है एक टेलियोलॉजिकल और एक इसको कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट मोस्टली यूं होता है कि जैसे उस विषय में भी था कि ये दो किस्म के होते हैं। एक ये है जो कॉज है वो कभी भी एक पीछे जा जाके इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं जाता। मिसाल के तौर पर ये चेयर है जो कि मटेरियल है, और मटेरियल जो होगी जो चीज़ वो डिजेनरेट हो सकती है और वो हमेशा से नहीं थी। सिंपल। तो क्योंकि हमेशा से नहीं थी तो ये किसी कॉज की वजह से ये आ रही थी। अब जिस चीज़ की ये इफेक्ट है उसके अंदर ये शेय होना ज़रूरी होगा, तो वो शेय भी कोई मैटर होगा। उसको रिड्यूस करते करते आखिर में यहाँ ला के फिर रखा जाता है कि किसी इंसान ने बनाया होगा या किसी और कुव्वत ने बनाई होगी, और फिर उस कुव्वत से उसको लेके आते हैं कि खुदा ने बनाया होगा। क्योंकि इंसान को यूं जोड़ा जाता है कि चूँकि थॉट प्रोसेस है उसको मटेरियलाइज किया गया है। अब थॉट प्रोसेस अगर सिर्फ इंसान को माकूल माना जाए तो थॉट प्रोसेस सिर्फ इंसान में हो सकता है, और इंसान के अलावा जो भी है जिसकी ये कॉज हो सकती है वो खुदा है। अब चूंकि ये तमाम चीज़ें मटेरियल हैं तो ये कभी एक ऐसी चेन पे नहीं जा सकती कि जो इनफाइनाइटली लंबा हो, तो किसी न किसी जगह पे रुकी हो। जहाँ पे रुकी हैं वो खुद इनफाइनाइट होना लाजिम, अगर नहीं तो उसका परफेक्ट होना ज़रूरी है, वो खुदा होता है। इस शेप के इस तरह के आर्गुमेंट्स को कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। दूसरा टेम्पोरल होता है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसको हम कहते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं इसको, जो मशहूर है मुतकल्लिमीन का है, मेरे ख्याल से शेरियों का आर्गुमेंट है या फिर निज़ाम का। उसमें यह है कि जो ये टाइम है, जो अभी जो शेप टेम्पोरली चीज़ें मौजूद हैं वो चूंकि बदल रही हैं, तो उनकी ये शेप जो अभी है ये कभी नहीं पहले नहीं होगी। और सेम आर्गुमेंट है यहाँ पे सिर्फ टाइम के हैं कि ये एंटिटी यहाँ पे मौजूद है, यही टेबल है, और ये हम इसको परसीव कर रहे हैं कि ये वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। ठीक है। ये पहले डार्क रंग का होता है, तब इसकी रंग डल हो गई है, फिर इसके रंग उतर चुका है, इसमें काफ़ी चीज़ें गिरी हैं, तो इसको मुख्तलिफ वक्त में गुजारा है, तो ये पहले जैसा नहीं है। और हमें ये भी अंदाज़ा है कि आगे जाके इस जैसा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो बदलता जा रहा है। क्योंकि ये बदल रहा है तो ये अब से पहले कुछ और होगा, और तब से पहले कुछ और होगा, और उससे पहले कुछ और होगा। तो एक मोमेंट होगी जिसमें सब चीज़ों की जो
पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। चूंकि मटेरियल है तो उसकी कहीं ना कहीं ये बिगनिंग मौजूद होगी। बाय डिफॉल्ट जो डीजनरेट होता है वो क्रिएट हुआ होता है। तो उस वाले आर्गुमेंट को हम कलाम आर्गुमेंट के कलाम कॉस्मोलॉजी आर्गुमेंट, ये दोनों कॉस्मोलॉजी की हैं। जो सॉरी एक क्वेश्चन, तो अगर हम फॉर एग्जांपल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें जो भी तो एक पीछे हम जाते जाएंगे और फिर वो एक पॉइंट आता है कि अच्छा वो बिग बैंग हुआ था। तो when the two sides है, एक जो खुदा भी मानता है वो कहेंगे ठीक है दिस इज बिकॉज गॉड डिड दिस, और फिर द अदर उसका दूसरा साइड यही होगा कि नो साइंस। नहीं, दोनों के पास एक मसला है जहाँ पे दोनों अड़ते हैं एक वजह से। जैसे हम ये कहें कि एक इसको कहते हैं सफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन ये है कि अगर आपके पास तमाम सफिशिएंट रीजन मौजूद हैं, जितना मुमकिन हो सकता है जितना है, तब ही ये साबित हो सकता है कि एक एक्ट जो हुआ है वो कैसे हुआ है। इसका उलट ट्रू नहीं है। यूं है कि ये कुर्सी है, अब हमारे पास ये सारे कॉजेस कुर्सी के मौजूद हैं, तब ही हम कुर्सी के एग्जिस्टेंस को मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से कुर्सी के एग्जिस्टेंस को साबित करें और उसके बाद एक एक करके इनको प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे कुर्सी बनती है, कुर्सी से ये कुर्सी तरफ नहीं। हाँ, उसको प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन के ठीक है। कम बेस्ट लाइबनिज का क्लार्क है डबल क्लार्क, वो इसमें पूरे डिटेल में है पेपर में। अच्छा हम कहाँ पे थे? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का फोकस खत्म करना चाहिए। नहीं कोई क्वेश्चन था जिसको मैं मेरे ख्याल में दे रहा था। खैर ठीक है। हाँ, तो आइंस्टाइन जो बिग बैंग वाला है और खुदा वाला है, इन दोनों में एक मसला ये आता है कि मिसाल के तौर पर ये वो पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है। ये मतलब बिग बैंग कोई भी बिग बैंग कह लो या खुदा ने इस मोमेंट पे आके तख्लीक की, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी कह लो। अब अगर आप ये कहें कि इससे पीछे जितना है वो स्पॉन्टेनियस एक्ट है, तो इससे आगे जितना है वो भी स्पॉन्टेनियस एक्ट है। ठीक है, सही। उसके अलावा अगर आगे स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमें सिर्फ समझ आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है वो अगर एक स्पॉन्टेनियस एक्ट है तो हमें उसका कोई भी वजह नहीं मिलेगी कि ये बिग बैंग हुआ कैसे। तो इस थ्योरी का और उसका जो मयार होगा वो बराबर होगा। जो साइंस उस मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर रही है कि क्यों खुदा को हटाना चाहिए, वो यहाँ पे आकर खुद उसी में फंस जाता है। लिहाजा साइंस यूँ कभी नहीं मानती, वो ये कहती है कि ये इसके पीछे कोई XYZ रीजन होगा जिसकी वजह से ये वो हुआ था, क्योंकि कोई भी मैटर जहाँ से वो निकलेगी उसके अंदर वो मैटर मौजूद होगी जिसकी वजह से ये आई। मैटर क्रिएट नहीं हुआ है। अगर हम ये कहें कि मैटर क्रिएट हुआ है, फिर हमारे पास मसला है कि वो क्या था जिसने मैटर क्रिएट किया था। ठीक है। अब खुदा वाले दलील पे भी इसी तरह का एक मामला है जो गजाली उठाता है। वो कहता है कि जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, हम उसके जरिए से जाएंगे। ठीक। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो एक कॉजल चेन के ऊपर होती है हमेशा। ये एक टेम्पोरल चेन को जस्टिफाई करने की कोशिश है। टीरियोलॉजिकल आर्गुमेंट इस पे है, इस दुनिया की फाइनल कॉज क्या है, तो फाइनल कॉज से जज
करते हैं कि एक डिज़ाइन मौजूद है। फाइनल कॉज अगर एग्जिस्ट करता है तो डिज़ाइन एग्जिस्ट करता है। अगर फाइनल कॉज एग्जिस्ट ना करता हो वो खुद में एक डिटरमिनेंट। ये आप लास्ट सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं जो भी आपने कहा था कि अगर डिजाइन एग्जिस्ट करता है तो फाइनल कॉज पर्पस एग्जिस्ट करता है? नहीं, अगर फाइनल कॉज एग्जिस्ट करता है तो डिज़ाइन हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, क्योंकि फाइनल कॉज ही वो डिज़ाइन है जिसकी वजह से बनाया जाता है वो पर्पस है, तो उसके मौजूद होने की इसके बारे में तो वॉच मेकर वाली मिसाल है ना कि अगर कोई वॉच मेकर है वो घड़ी बनाता है, घड़ी साफ हुई वो घड़ी ठीक बनाता है, तो अच्छा किसी भी शख्स को ये मेरे ख्याल से आंसर का ये कनास करता है कि एक जाहिल बदूद होता है वो रेगिस्तान में फिरता होता है और उसको एक घड़ी मिल जाती है नीचे पड़ी, तो उसको बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे फौरन ये उसके जहन में मौजूद होता है कि इस घड़ी को खुद बनाने वाला वो है। ऐसा नहीं कि रेत में से घड़ी उभर के निकली है, तो कोई खालिक जरूर है। उस वजह से फिर घड़ी साज कभी एक खालिक है, फिर किसी और को भी एक खालिक, फिर उसका खालिक खुदा है। तीसरा जो है वो ऑन्टोलॉजिकल होता है। ऑन्टोलॉजी बीइंग को कहते हैं। इसके लिए तो डेकार्ट साहब का की दलील ठीक है जो मशहूर है कि हमारे पास एक बिलीफ है खुदा के हवाले से, या हम यूं कहें कि परफेक्ट बीइंग को मतलब आपके जहन में एक चीज़ है, वर्ड है जिसको हम परफेक्ट बीइंग कहते हैं, वो कहाँ से आया है? ये सवाल है कि हम why do we think कि perfect being exist करती है? नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन है परफेक्ट बीइंग वो आपको कैसे कैसे क्या याद है कि वो कैसे पता चले, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी कैसे? कुरान के जरिए भी। देखने में काफी चीजें परफेक्ट नजर आती हैं, चेयर का तस्वुर है ना आपके सामने, वो कैसे आता लेकिन मुकम्मल दिखती है। है? आप अभी कितने आपकी उम्र कितनी है? 53 साल। 53 साल के अरसे में वो क्या था जो डायरेक्टली आप देखते हैं बिल्कुल चेयर में? हाँ चेयर यही कुर्सी। एक इंसान मुख्तलिफ चीज़ देखने के बाद अंदाजा हुआ कि ये मुकम्मल चीज़। और टेबल का इसी तरह मुख्तलिफ टेबल मुख्तलिफ जो टेबल नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं वो फिर आप कॉमनली बार बार देखते हैं। जी, लेकिन ये लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम एक चीज़ को समझ सकें कि ये परफेक्ट है, जिस तरह आपने अपने एज के मुताबिक कहा था, तो वो तो साथ साथ बदलता जाएगा ना कि अप टिल दिस पॉइंट आउट ऑफ एवरीथिंग जो मैंने देखा ये परफेक्ट है, लेकिन कल मुझे शायद कोई और चीज़ नजर आए तो वो बार बार बदलता जाता है। तो एक्चुअली इस तरह की कोई परफेक्ट चीज़ है ही नहीं सिवाय खुदा के। हाँ बट हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। हमें कैसे पता है कि हमें मतलब हम अगर चीज़ों को एक्सपीरियंस करके परसीव करके बता रहे हैं तो परफेक्ट बीइंग का हमें कैसे हमने मतलब बाय डेफिनेशन कुरान के अंदर आप उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ऐसी कोई रेफरेंशियल पॉइंट नहीं है जिसको हम परफेक्ट कह सकें। ऐसी कोई रेफरेंशियल पॉइंट नहीं है जिसको हम एक बीइंग भी कह सकें और एक परफेक्ट बीइंग भी कह सकें। तुम्हें कैसे पता चला परफेक्ट बीइंग? और शायद ऑपोजिट से पता लगेगा कि अगर कोई बंदा तब्दील हो रहा है तो कोई ना तब्दील होने वाली भी कोई एंटिटी कोई चीज होगी, कोई चीज जो स्टिल हो, चेंज ना होती हो। मसलन एक चीज है जिसको हम कहते हैं नथिंग कहते हैं।
नथिंग क्या हो सकता है? कोई ऐसा स्टेटमेंट है नथिंग के बारे में जो एग्जिस्ट दिस इज नथिंग के साथ, जिसमें कोई फॉर्म ना हो, कोई मैटर ना हो, कि जो भी चीज होती है, जो चीज को वो एग्जिस्टेंस देती है, वो उसमें सारा मिसिंग हो। और उसमें स्पेस भी नहीं होगी, नहीं, तो कहाँ पे होगा? वर्ड एक या एम्प्टीनेस, वाइस लिखा हुआ है चलिए, वर्ड है जो नथिंगनेस है। इन सब के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। या ये एक ऐसी चीज है जो जिनके साथ एग्जिस्टेंस के रिलेशनशिप जुड़ता नहीं कि वो होगा, मगर हम इसको जानते हैं। या तो ये है इसलिए हम जानते हैं, या तो सिर्फ हमारी दिमाग की एक इख्तिरा है, हमने ज़हन से क्रिएट किया। जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप एक कंपैरिजन उठाते हैं, ये परफेक्ट है, उसको मौजूद होना जरूरी नहीं है। हाँ? अगर कोई शय परफेक्ट है और वो एक बीइंग है, तो वो नेसेसरीली मौजूद होगा। वो नेसेसरी मौजूद है और हमने उसको परसीव नहीं किया, तो हमें कैसे पता उसके बारे में? हज़रत डेकार्ट कहते हैं कि हमें परफेक्ट बीइंग ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि वो एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह ये है उसमें कि परफेक्टनेस को सिर्फ एक परफेक्ट बीइंग ही कॉज कर सकता है, कोई और शय परफेक्ट बीइंग को, परफेक्टनेस को एक परफेक्ट बीइंग ही उसकी कॉज बन सकती है, कोई और शय उसकी बात नहीं। इकबाल आके इन तीनों पे तनकीदी जायजा लेते हैं। यहाँ से पढ़ क्वेश्चन। Descartes supplements this argument by another. We have the idea of a perfect being in our mind. What is the source of the idea? It cannot come from nature, for nature exhibits nothing but change. It cannot create the idea of a perfect being. Therefore, corresponding to the idea in our mind, there must be an objective counterpart, which is the cause of the idea of a perfect being in our mind. ये जहाँ ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव काउंटरपार्ट, इसका क्या मतलब होगा? कि corresponding to the idea in our mind, there must be an objective counterpart which is the cause of the idea of a perfect being. इसका मुझे इसकी समझ नहीं आ रहा। जिसकी माइंड है वो सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो भी है उसके लिए ऑब्जेक्टिव। मतलब इसका ये मतलब होगा कि जो मेरे लिए परफेक्ट बीइंग है वो शायद आपके लिए नहीं है। वो तो फिर बाद में से इंटरफेस करने से, अभी तो सिर्फ इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं उसकी बीइंग को, क्या मौजूद है या नहीं, अगर है तो उसकी रीजन की वजह है, वो किस तरह की है वो तो एक अलग है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, अब इस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है परफेक्ट बीइंग का। ये परफेक्ट बीइंग किसी वजह से आया है, ये इसके अंदर है, तो इसके लिए एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि सब्जेक्टिव होती है। ये जिस कॉन्टेक्स्ट से निकला है वो ये है, यहाँ से। अब जो ये है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये खुद परफेक्ट बीइंग नहीं है।
जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये इसके अंदर है और ये खुद परफेक्ट बीइंग नहीं है। हाँ? तो ये जो है इस वजह से परफेक्ट बीइंग नहीं हो सकता। जो परफेक्ट बीइंग होगा वो इसके सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो वो इससे बाहर, वो यहाँ है जिसकी वजह से परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट आया है। अब यहाँ से कैसे आया है वो एक अलग मुद्दा है मगर परफेक्ट बीइंग एक ऐसा नॉलेज है या ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो परफेक्ट है तो हर किसी के अंदर वो कॉमनली एक ही जैसा मौजूद होगा, वो नेसेसरी उसके साथ जुड़ता है, या उसके एक जैसा मौजूद ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। मगर ये है कि जब भी वो परफेक्टनेस की बात आएगी कि ये है परफेक्ट बीइंग, तो उसके साथ यही जुड़ा होगा कि एक खारिजी ऑब्जेक्टिव वो रियलिटी है। तो खुदा एक सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है, इसलिए वो बाहर है। आगे लास्ट सेंटेंस का था इसे हो जाए जी जी, आप अगर हिम्मत करें। जी, this argument is somewhat of the nature of the cosmological argument which I have already criticized. But whatever may be the form of the argument, it is clear that the conception of existence is no proof of objective existence. As in Kant's criticism of this argument, the notion of $300 in my mind cannot prove that I have them in my pocket. All that the argument proves is that the idea of a perfect being includes the idea of his existence. Between the idea of a perfect being in my mind and the objective reality of that being, there is a gulf which cannot be breached over by a transcendental act of thought. The argument, as stated, is in fact a petitio principii, or it takes for granted the very point in question, the transition from the logical to the real. I hope I have made it clear to you that the ontological and the... It is however possible to take thought not as a principle. It is however, it is however possible to take thought not as a principle which organizes and integrates its material from the outside, but as a potency which is formative of the very being of its material. Thus regarded, thought or idea is not alien to the original nature of things. It is their ultimate ground and constitutes the very essence of their being, infusing itself in them from the very beginning of their career and inspiring their onward march to a self-determined end. यहाँ पे कुछ मतलब है? थोड़ा सा दोबारा आप इसको नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ें, कोई मसला होगा खुद। जी मैं अभी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आया कि लॉजिकल एक अलग चीज़ है और रियल एक अलग चीज़ है, और आइडिया जो है $300 का एक अलग है और $300 जो है वो होने एक अलग है। मेन तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इट इज़ हाउ पॉसिबल टू टेक थॉट नॉट एज अ प्रिंसिपल। थॉट जो है वो प्रिंसिपल विच ऑर्गेनाइजेस एंड इंटीग्रेट्स इट्स मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड, बट एज अ पोटेंसी। असल में थॉट एक पोटेंसी है विच इज फॉर्मेटिव ऑफ द वेरी बीइंग ऑफ इट्स मटेरियल। Thus regarded, thought or idea is not alien to the original nature of things. It is their ultimate ground and constitutes the very essence of their being, infusing itself in them from the very beginning of their career and inspiring their onward march to a self-determined end. Making sense now? ठीक। ये इसकी बुनियादी आइडियाज में से एक हैं जो हम आगे जाके सब जो भी देखेंगे वो इससे हैं।
now experience. यहाँ से Hmm. now experience as unfolding itself in time. Now experience as unfolding itself in time presents three main levels: the level of matter, the level of life, and the level of mind and consciousness. The subject matter of physics, biology, and psychology. इसमें respectively. सिर्फ ये जब आप पढ़ रहे हो इन तीन चीज़ों को सिर्फ याद रखें, आगे से इन तीन चीज़ों के बारे में ही और इन्हीं की एक आर्गुमेंट है। मैटर के मुतालिक फिजिक्स बात करेगी, सही। लाइफ के बारे में बायोलॉजी बात करेंगे, बायोलॉजी है, और माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस के बारे में साइकोलॉजी है। अभी तीनों डोमेन्स को यहाँ पे डिवाइड करते हैं और उन डोमेन्स के अंदर उसने जनरली ये साबित करना होता है कि फिजिक्स जो है और बायो जो है और साइकोलॉजी जो है ये तीनों कम बेश डिपेंडेंट हैं एक कॉन्शियस एक्ट के आसपास के हवाले से। सही। फिर उससे आगे वो पूरा जो थॉट वाली उसकी आर्गुमेंट है उसमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक रिलीजियस एक्सपीरियंस को, रिलीजियस थॉट को कैसे जज किया जाए और उसका टेस्ट करने का तरीका क्या है कि किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं। उससे पहले एक पूरी बहस है जिसमें ये साबित कर रहे हैं कि थॉट जो है और कॉन्शियसनेस जो है वो एक्चुअली अहम है और वो अपने सोर्स के साथ कंप्लीटली जुड़ा होता है। It's all internal, sorry. नहीं Source, आप source जब आपने source कहा है, आप what did you mean by source? Like हम इंसान। नहीं, सोर्स जो है जैसे कि जो रियलिटी है वो खुदा ही है। हमें जो रियलिटी नजर आ रही है, जो इंसान को नजर आ रहा है, वो इसके जरिए से नजर आता है और वो हम उस तक इसलिए पहुंच सकते हैं क्योंकि जो थॉट खुद है हमें इसके जरिए से फिक्र से नजर आता है। हम ख्याल करते हैं, सोचते हैं या इंट्यूशन कह लो उसको, ये मुकाशिफा होता है, वो विद इन एक कॉन्शियस एक्ट्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ठीक है, और वो सारे एक्ट्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ चूंकि जुड़े हुए हैं पूरा परफेक्ट और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इसकी पूरी आश्कारा किया जाए खुदा को, कि उसमें खुदा के मौजूद होने को साबित किया जाए। ठीक है, इसलिए हम उसको मानते हैं कि वो मौजूद है। तो उस लिहाज से वो बाहर होता है और हमारे सब्जेक्टिव मसला नहीं है, वो एक्सटर्नल है। मगर किसी हद तक तो सब्जेक्टिव भी है, हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्टिव कैसे होता है जब खुद ही ऐसा। हम इसको थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। creates which you can to bridge our research to the conductor of this kind of way to put service foundation and then to the breaks and all ये not a static situation, ये फिर उसी तरफ इशारा कर रहा है। Nature is not a static fact situated in a dynamic void, but a structure of events possessing the character of a continuous creative flow which thought cuts up into isolated immobilities out of whose mutual relation arises the concepts of state, space and time. कि हमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे मिलता है, वो यूं मिलता है। इसकी वजह से हम चीज़ों के स्पेस टाइम की कॉन्शियसनेस में भी है इस तरह की। ठीक है।
फिर आगे जाते हैं, इसके ज़ेनो वाले फिट से भी मदद है। Zeno approached the problem of space through the question of movement in space. His arguments for the unreality of the moment are well known to the students of philosophy, and ever since this day, the problem of versus Zeno, who took space to be infinitely divisible, argued that the movement in space is impossible before the moving body can reach the point to its. आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं? हाँ ठीक। कितना बड़ा? निगाह से भी बनी हुई है। ठीक है। Destination. Okay. It must pass through the space of intervening. We cannot move from one point to the space with the other, which is impossible to pass through infinity. Thus, how the movement is only deceptive appearance that reality is immovable. The unreality of the moment means the unreality of the independent space. Muslim thinkers of the school Ash'ari not believe in the infinite divisibility of space and time, which then space and time and motion are made up of points of instant cannot be further subdivided. Thus, they proved the possibility of movement on the assumption that infinitesimal do exist. For if there is a limit to divisibility of a space and movement for one point to the space to another, it is possible to finite time. This was एक शुगर का आर्गुमेंट कैसे था? ये समझ आता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यूँ है कि आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों चीज़ें साबित होनी हैं कि ये किसी वक्त आपके ऐसा लगेगा कि एक कॉन्शियस एक्ट के अलावा ये समझी नहीं जा सकती, चाहे बाहर एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। लाइफ के मुतालिक भी यही दलील करीब करीब उस तरफ जाएगी हमेशा, कॉन्शियसनेस के मुताबिक भी उसी तरफ जाएंगे। तो ये इसका एक पैटर्न है इस आत्मा में, ये ध्यान में रखिए। तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा और आर्गुमेंट इतना नहीं है। तो बर्क्स मूवमेंट एज ट्रू चेंज is the fundamental reality. Paradox of Zeno is due to a wrong apprehension of space and time, which are regarded by Bergson only as intellectual views of movement. It is not possible to develop here the argument of Bergson without a fuller treatment of metaphysical concepts of life. Russell argues Cantor's theory. Cantor's discovery shows that the space and time are continuous, but between 2 points in space there is an infinite number of points. ठीक. Zeno asks how Zeno understand space is real. This that what appears as a three-dimensional being is a very different space. जिंदगी लाइफ के बारे में दोस्तों, consciousness is variety of purely spiritual principle which is not. Our inquiry therefore demands the concepts of end and purpose which act from within life. In this very nature, sciences are like culture following the nature of subject of science, highly official affair. ये वाला कौन से? Yeah, Alicia. Is natural science finally committed to materialism? There is no doubt that the theories of science constitute trustworthy knowledge because they are verifiable and enable us to predict and control the events of nature. But we must not forget that what is called science is not a single systematic view of reality. It is a mass of sectional views of reality, fragments of a total experience which do not seem to fit together. Natural science deals with matter, with life, and with the mind. But the moment you ask the question how matter, life, and mind are mutually related, you begin to see the sectional character of the various sciences that deal with them and the inability of these sciences taken singly
to furnish a complete answer to your question. The moment you put the subject of science in the total of human experience, in fact, the various natural sciences are like so many vultures falling onto the dead body of nature, and each running away with a piece of its flesh. Nature as a subject of science is a highly artificial affair, and this artificiality is the result of that selective process to which science must subject her in the interests of precision. The moment you put the subject of science in the total of human experience, it begins to disclose a different character. Thus, religion, which demands the whole of reality and for this reason must occupy a central place in any synthesis of all the data of human experience, has no reason to be afraid of any sectional views of reality. Natural science is by nature sectional. It cannot, if it is true to its own nature and function, set up its theory as a complete view of reality. The concepts we use in the organization of knowledge are, therefore, sectional in character, and their application is relative to the level of experience to which they are applied. The concept of cause The concept of cause. The concept of cause, for instance, the essential feature of which is priority to the effect is relative to the subject matter of physical science, which studies one special kind of activity to the exclusion of other forms of activity observed by others. When we rise to the level of life and mind, the concept of cause fails us, and we stand in need of concepts of a different order of thought. The action of living organisms, initiated and planned in view of an end, is totally different to casual causal action. The subject matter of our inquiry therefore demands the concepts of end and purpose, which act from within, unlike the concept of cause, which is external to the effect and acts from without. You continue? Out there are aspects of the activity of a living organism which it shares with other objects of nature. In the observation of these aspects, the concepts of physics and chemistry would be needed. But the behavior of the organism is essentially a matter of inheritance and incapable of sufficient explanation in terms of molecular physics. However, the concept of mechanism has been applied to life, and we have to see how far the attempt has succeeded. Unfortunately, I am not a biologist and must turn to biologists themselves for support. After telling us that the main difference between a living organism and a machine is that the former is self-maintaining and self-reproducing, J.S. Haldane said. This is the unique phenomenon, the concept of mechanism and chaos. That we can save life and thought. I will now try to pronounce Professor Whitehead. Professor Whitehead. Professor Whitehead described the universe not as anything static, but as a structure of events possessing the character of a continuous creative flow. This quality of nature's passage in time is perhaps the most significant aspect of experience which the Quran specially emphasizes, and which, as I hope to be able to show in the sequel, offers the best clue to the ultimate nature of reality. Some of the verses numbers, bearing on the point I have already drawn your attention. In view of the great importance of the subject,
I will add here a few more. अभी आए थे there is another set of verses which indicate the relativity of reckoning of time. Briefly explain to you his view of duration and the point and ये पढ़ते हैं कहाँ से जी? यहाँ से Among the representatives of contemporary thought, Bergson is the only thinker who can made a keen study of the phenomenon of duration in time. I will first briefly explain to you his view of duration and then point out the inadequacy of his analysis in order fully to bring out the implications of a completer view of a temporal aspect of existence. The ontological problem before us is how to define the ultimate nature of existence. That the universe persists in time is not open to doubt. Yes, since it is external to us, it is possible to be skeptical about its existence. In order completely to grasp the meaning of this persistence in time, we must be in a position to study some privileged case of existence, which is. Will I continue? यहाँ समझ आ रहा है हाँ, कुछ समझ आनी शुरू हो रही है Please. जी Nothing I will put around if I think consensation feeling evolution ideas as I and that's there is nothing static in my life. This chapter आपको एक पढ़ते चीज हैं मैं आपसे पूछ रही हूँ पूरा जी जी पूछिए जिधर इधर लिखा हुआ है that the universe persists in time is not open to doubt. Yet, since it is external to us, it is possible to be skeptical about its existence. In order to completely grasp the meaning of this persistence, we must be in a position to study some which is absolutely unquestionable and gives us further assurance of a direct vision of duration. जहाँ इनमें ये लिखा है privileged case of existence. तो मतलब आपके ख्याल में जैसे mean God? That's the only thing who has made a keen study of phenomenal duration. I will just first explain the need to discuss in order to fully bring out the implication of complete view of the temporal aspect of existence. Our logical problem before us is how to define the ultimate nature of existence. Okay? That the universe persists in time is not open to debate. Yet, since it is external to us, it is possible to be skeptical about its existence. In order completely to grasp the meaning of the persistence in time, we must be in a position to establish some privileged case of existence, which is absolutely unquestionable and gives us the further assurance of direct version of duration. Now, my perception of things that confront me is superficial and external, but my perception of my own self is internal, intimate and profound. ये उसकी बात है कि हम किसके मुतालिक मतलब सबसे ज़्यादा जानेंगे जो कि हमें उस जगह तक लेके जाए कि ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करें. It flows therefore that the conscious experience is that privileged case of existence in which we are in absolute contact with reality. Okay? And an analysis of this privileged case is likely to throw a flood of light on the ultimate meaning of existence. What do I find when I fix my gaze on my conscious experience in words of Bergson? वो ये कहता है कि infinite flux है हमेशा रहती है. Because there is nothing static in my inner life, all is constant mobility and unceasing flux of states, perpetual flow in which there is no halt and or resting place. Constant change, however, is unthinkable without time.
On the analogy of our inner experience, then conscious existence means life in time. A keener insight into the nature of conscious experience, however, reveals that the self in its inner life moves from the center outwards. It has, so to speak, two sides which may be described as appreciative and efficient. On its efficient side, it enters into relation with what we call the world of space. The efficient self is the subject of associationist psychology. The practical self of daily life in dealing with the external order of things which determine our passing states of consciousness and stamp on these states their own special feature of mutual isolation. आगे बढ़ो। The self here lives outside itself, as it were, and while retaining its unity as a totality, discloses itself as nothing more than a series of specific and consequently innumerable states. The time in which the efficient self lives is, therefore, the time of which we predicate long and short. It is hardly distinguishable from space. We can conceive it only as a straight line composed of spatial points which are external to one another like so many stages in a journey. But time thus divided is not true time according to Burke's law. Existence in spatialized time is spurious existence. A deeper analysis of conscious experience reveals to us what I have called the appreciative side of the self. With our absorption in the external order of things necessitated by glimpse of the appreciative self. In our constant pursuit after external things, we weave a kind of veil around the appreciative self, which thus becomes completely alien to us. It is only in the moments of profound meditation when the efficient self is in abeyance that we sink into our deeper self and reach the inner center of experience. In the life process of this deeper ego, the states of consciousness melt into each other. The unity of the appreciative ego is like the unity of the germ in which the experiences of its individual ancestors exist, not as a plurality, but as a unity in which every experience permeates the whole. There is no numerical distinctness of states in the totality, the multiplicity of whose elements is unlike that of the efficient self, wholly qualitative. There is change and movement, but change and movement are indivisible. Their elements interpenetrate and are wholly non-serial in character. It appears that the time of the appreciative self is a single now, which the efficient self in its traffic with the world of space pulverizes into a series of nows like pearl beds in a thread. Here is then pure duration unadulterated by space. The Quran, with its characteristic simplicity, alludes to the serial and non-serial aspects of duration in the following verse. And put thou thy trust in him that liveth and dieth not, and celebrate his praise, who in 6 days created the heavens and the earth, and what is between them, then mounted his throne, the God of mercy. All things we have created with a fixed destiny. Our command was but one, swift as the twinkling of an eye. Nisha, क्या था इसमें? Sorry? क्या था? क्या thoughts हैं? हाँ, अगर आप summarize करें. कि self को उसने 2 parts में divide किया है, appreciative and efficient. और जो आपकी and वो describe करता है your efficient self and your appreciative self through understanding of time. So जिस तरह जो आपकी efficient efficient self है is kind of more external, जिसमें हम like
preoccupied with worldly चीजें, जिस तरह आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, और etc etc etc. तो that is our appreciative self जो exist करती है. But internally हमारा एक appreciative self है, जिसमें time as such exist शायद नहीं करती, और वो मतलब it encapsulates time. Maybe so this is how मुझे ये है appreciative. The unity of the appreciative ego is like the unity of the germ in which the experience as individual ancestors exist, not as a plurality, but as a unity in which every experience permeates the whole. जिस तरह ये मुझे जिस तरह तौहीद है, it's just like a oneness. तो वो एक हर moment पे वो oneness exist करती है, तो in every मतलब इससे कोई time से link नहीं है. Whereas the efficient self है, that's directly related to time. यूं है कि जैसे जो नाव है ना, एक्चुअल नाव, वो एप्रिशिएटिव सेंस से पहचानी जाती है. ये एप्रिशिएटिव ईगो का टेम्पोरल एरिया है, जो इन सब का कॉम्बिनेशन है. इसको हम लीनियर टाइम कहते हैं. वो जो है क्या कहते हैं, एफिशिएंट ईगो का की सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट मैटर में आते हैं. तो ये ड्यूरेशन है, और जो मुख्तलिफ नावल में जो क्या है, ये सीक्वल टाइम है, जो हम स्पेस और टाइम के लिए, इसकी कोई डिवीजन नहीं है ड्यूरेशन की, चूँकि नाव है ये डिवाइडेड है एक लीनियर चेन में क्या हुई है सर्कुलर डिवीजन. मतलब ड्यूरेशन वो just constant होती है. ड्यूरेशन होती है, जो एग्जिस्ट अभी एक मोमेंट है, वो एक टेम्पोरल उस तरह की डिवीजन नहीं रखती है. मोमेंट जस्ट एक हालत है जो अभी है, स्टेट लेकिन कांस्टेंट थी चेंज में. इसको आप खुद कर लेंगे. यूँ है कि आपकी चेक पढ़ लें, ठीक है, कोई सवाल वगैरह हो तो. ठीक है. Distances एक चीज हाँ भी पूछो. जहाँ पे आगे मतलब बात करते हैं about time and destiny. ये वहीं पे तो जिस तरह लिखा हुआ है, time regarded as an organic whole that the Quran describes as taqdeer or the destiny, a word which has been so misunderstood both in the outside the world of Islam. Destiny is time regarded as prior to the disclosure of its possibilities. It is time freed from the net of causal sequence, the diagrammatic character which the logical understanding imposes on it. In one word, it is time as felt and not as thought and calculated. तो इसका क्या मतलब है? Destiny of a thing is not an unrelenting felt working from without like a taskmaster. It is inward reach of a thing, its realizable possibilities which lie within the depths of its nature and serially actualize themselves without any feeling of external compulsion. A destiny. Thus, organic wholes of duration does not mean that full-fledged events are lying, as it were, in the womb of reality and drop one by one like the grains of sand from the hourglass. जिसको हम तकदीर कह रहे हैं वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जो कि मतलब इस तरह नहीं है कि जैसे मैं ये कहूँ, वैसे ये कहना ठीक नहीं है मगर फिर हम ये करें कि
ये एक वर्ड है मैटर। इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं? हाँ, हम किस किस चीज के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज को भी कहा जा सकता है, मतलब क्या है किसको नहीं कह सकते हैं? चलो, किसको मैटर नहीं कहा जा सकता? टाइम। और Consciousness. नॉन स्पेशल maybe है। नॉन स्पेशल। Time भी हो गया, consciousness है, non ये चीज speculative. मेजरेबल नहीं है, इस कदर नहीं है। Nothingness. नथिंग। Void can have. एब्स्ट्रैक्ट लिखी हुई चीज है। अच्छा, अभी एक वर्ड था उसको मैटर कहते हैं, और उसमें ये सारी पॉसिबल मीनिंग्स थी, और इनके अलावा जो मीनिंग थे वो हैं। लेकिन जब मैटर एक जगह पे इस्तेमाल होता है पर्टिकुलरली, तो वो एक्चुअलाइज है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैटर अगर जनरली मौजूद है तो उसमें एग्जैक्टली वन बाय वन ये सारी मीनिंग्स आएंगे। वो किसी भी एक नए मीनिंग में भी निकल सकता है, वो किसी भी और फॉर्म में भी आ सकता है, वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, बगैर किसी सीक्वेंस में हो सकता है। उसका उसके मतलब समझ लो डेस्टिनी खुद में इवेंट्स की एक सीक्वेंस नहीं रखती, उसमें इवेंट्स वैसे ही मौजूद होते हैं जैसे एक इवेंट एक मोमेंट में मौजूद होती है, उस तरह सारे इवेंट उसी तरह एक ही मोमेंट में मौजूद है, उनका कोई कॉल चैनल उस तरह। तो जिस तरह लाइक अगर मैं समझूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी जिंदगी है, तो जो भी मैं फ्यूचर में करूँ मेरे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड हुई हुई हैं कि आउट ऑफ मेरी जिंदगी में दिस इज ऑल डिटरमिन्ड, दिस इज ऑल पॉसिबल कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, इवेंट्स और जो मेरी अपनी फ्री विल है, उसके मुताबिक one of the possibilities is materialized. जो हो रही है मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे जिन्होंने कहा कि विदाउट एनी फीलिंग ऑफ एक्सटर्नल कंपल्जन, यानी कि बीच में अगर एक्सटर्नल अगर इंटरवीन करेगा तो क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे फर्क पड़ेगा? It is inward reach of a thing, its realizable possibilities which lie within the depths of nature and especially actualize themselves without any feeling of external compulsion. वो इसलिए नहीं होते कि कॉलेज चेंज चल रहा है, वो इसलिए होते हैं कि वो डेस्टिनी का सीक्वेंस होते हैं शायद। Thus the organic wholeness of duration does not mean that full-fledged events are lying as it were in the womb of reality, dropped one by one like the grains of sand on a hour. If time is real and not a mere repetition of homogeneous moments which make conscious experience a delusion, then every moment in the life of reality is original, giving birth of what is absolutely novel and unforeseeable. ये भी कह रहे हैं कि इसमें हर एक मैकेनिज्म फिक्स नहीं किया जा सकता, ना ही उसको जाना जा सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज रिपीट करनी है तो यू शुड नो द मैकेनिज्म कि एज इट इज चीज जो है वो कैसे बननी है। तो साइंटिफिक रूल्स भी यही है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है जिसके ऊपर वो डुप्लीकेट कर सके या रिपीट कर सके। नीचे है ना, the biologist who seeks a mechanical explanation of life is led to do so because he confines his study to the lower forms of life whose behavior discloses resemblances of mechanical action. If he studies life as manifested in himself, that is, his own mind freely choosing, rejecting, reflecting, surveying the past and the present, and dynamically imagining the future, he is sure to be
convinced of inadequacy of mechanical concepts. This was the universe free creative movement, but how can we conceive of movement independent of a concrete thing that moves? The answer is that things is a derivative. We can derive things from movement. We cannot derive movement from immobile things. If, for instance, we suppose material atoms, such as atoms of Democritus, to be original reality, we must import movement into them from the outside as something alien to their nature. Whereas if we take movement as original, static things may be derived from it. In fact, physical science has reduced all the things to move. Pakistan, the reality is free, unpredictable, creative, vital, impetus of the nature of volition, which thought specializes usability of things. For criticism of this view cannot be undertaken here. Suffice to say that the vitalism of Bergson ends in the insurmountable dualism of will and thought. This is really due to the partial view of intelligence that he takes. Intelligence according to अब ये लाइफ पे गया था उससे पहले इसने फिजिक्स पे क्रिटिसिज्म की थी फिर जब टाइम पे बात कर रहा था फिर लाइफ पे आया अब फिर कॉन्शियसनेस पे आएगा जब एग्जाम पे होगा. But as I pointed out in my first lecture, thought has deeper movement also, like that. While it appears to break up reality into static fragments, its real function is to synthesize the elements of experience by employing categories suitable to the various levels which experience presents. अच्छा, कोई सवाल? मुद्दा ये है कि जैसे आपने पढ़ के आना है मतलब सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो आपको समझ नहीं आई वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 ठीक है ताकि हम सिर्फ वो डिस्कस करें और हम रिपीटेशन ना करें.